17 जुलाई 1789 पेरिस के लोग राजा की आर्मी से डर के गोली और बारूद जुटाने के लिए निकले और बेस्टिल फोर्ट पहुंचे, जहां उन्हें पता था कि उन्हें पर्याप्त मात्रा में गोली और बारूद मिल जाएगा। बेस्टिल फोर्ट एक तरह की जेल थी जहां पर पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रखा जाता था। तो लोग वहां पहुंचे। भीड़ में लोग इतने ज़्यादा थे कि गार्ड्स उन्हें कंट्रोल ही नहीं कर पाए और भीड़ सीधा फोर्ट के अंदर घुस आई। लोगों ने प्रिजनर्स को आज़ाद करा दिया और फोर्ट को तहस नहस कर दिया। लोग लुइस 16 जो कि उस समय फ्रांस के राजा थे, उनके शासन से कितने नाखुश थे, ये इवेंट उसको क्लियरली शो करता है। इस इवेंट ने फ्रांस के साम्राज्य की जड़ें हिला दी। ये इवेंट शुरुआत थी फ्रांस में क्रांति की, यानी रेवोल्यूशन की। क्रांति ओल्ड रिजीम के खिलाफ और क्रांति लुइस 16 के कमज़ोर शासन के खिलाफ। पर लोग लुइस 16 से इतने नाखुश क्यों थे और क्या है ये ओल्ड रिजीम? किन कारणों की वजह से फ्रांस में क्रांति आई और क्या हुआ जब ये फ्रांस में क्रांति आई और इसका परिणाम क्या निकला? ये सब के बारे में बात करेंगे आज की वीडियो में। रेवोल्यूशन के इवेंट्स किस तरह से घटे हैं, इसे जानने से पहले हमें फ्रांस की सोसाइटी रेवोल्यूशन से पहले किस तरह की थी, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तभी आपको समझ आएगा कि लोग इस तरह से क्यों बिहेव कर रहे थे और तभी जो स्टोरी है वो सेंस बनाएगी। तो फ्रांस की सोसाइटी 3 स्टेट्स में डिवाइडेड थी। फर्स्ट स्टेट थी क्लर्जी की, जिसमें प्रीस्ट्स, बिशप्स और चर्च से जुड़े हुए लोग आते हैं। फ्रांस में ज़्यादातर लोग रोमन कैथलिक्स थे, तो रोमन कैथलिक चर्च का फ्रांस की सोसाइटी में बहुत इन्फ्लुएंस था। फ्रांस में चर्च के पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी थी और क्योंकि ये धर्म का काम कर रहे थे, इसलिए इन्हें टैक्सेस से छूट थी। इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी होने के बावजूद इनको कोई टैक्स नहीं भरना पड़ता था। क्लर्जी भी 2 तरह की थी। एक थे हायर क्लर्जी, इसमें आर्क बिशप्स आते थे। ये हायर रैंक के बिशप्स थे और इनकी इनकम भी बहुत ज़्यादा थी। ये बहुत ही लग्जूरियस लाइफ जीते थे। दूसरे थे ऑर्डिनरी क्लर्जी। ये छोटे प्रीस्ट थे जो लोकल चर्चेज़ में होते थे और लोकल पॉपुलेशन के काफ़ी करीब रहते थे। इनकी इनकम भी बहुत कम थी, जिसकी वजह से इन्हें रहन सहन में बहुत मुश्किल आती थी। फिर सेकंड स्टेट नोबिलिटी और एरिस्टोक्रेट्स की थी। अब ये नोबिलिटी का मतलब क्या है और किनको नोबल्स कहा जाता है? ये वो लोग हैं जो रूलिंग क्लास से बिलोंग करते हैं और सारी इम्पोर्टेंट पोस्ट्स पे जो भी लोग हैं वो नोबिलिटी का हिस्सा हैं और इन लोगों को नोबल्स बुलाया जाता है। चाहे वो चर्च में हायर पोस्ट्स हों, आर्मी में हो, जुडिशरी में हो, ये सारी पोस्ट्स जो हायर पोस्ट थी, इन पर जो भी लोग थे उन्हें नोबल्स बुलाया जाता है। और एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि सारे आर्क बिशप्स नोबिलिटी का हिस्सा नहीं थे, पर ज़्यादातर नोबल्स ही थे। अब आप सोचोगे कि अगर कोई इम्पोर्टेंट पोस्ट पे है तो इसमें दिक्कत क्या है? समाज सबसे एक्सपेक्ट करता है कि आप किसी काम में योग्य बनो और लोगों की मदद करो। उसके लिए सिस्टम आपको कुछ पावर दे, कुछ राइट्स दे। इसमें दिक्कत क्या है? पर फ्रांस में ऐसा नहीं था। फ्रांस में इन पोस्ट्स पे सिलेक्शन मेजरली 2 तरह से होता था। या तो आपको जो भी पोस्ट चाहिए उसके लिए पे करके उसको खरीद सकते हो और इसी तरीके से ज़्यादातर पोस्ट्स में भर्ती होती थी। मतलब इसी तरीके से ज़्यादातर लोग नोबिलिटी का हिस्सा बनते थे। या दूसरा तरीका ये था कि आपके कनेक्शंस मोनार्की यानी किंग से अच्छे हों तो वो आपको किसी बड़े ऑफिस का हिस्सा बना दें या किसी बड़े ऑफिस की जिम्मेदारी आपको दे दें। पर ऐसा भी बहुत
कम होता था प्री रेवोल्यूशनरी फ्रांस में। इसका मतलब ये है, ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी। ऐसा नहीं था कि सबके पास ऑप्शन है, जो योग्य होगा वो नोबिलिटी का हिस्सा बन जाएगा। सिर्फ अमीर लोग या जिनके कनेक्शंस हैं वही नोबिलिटी का हिस्सा बन सकते थे। अब अगर ज़्यादातर लोग पैसे देकर ये पोस्ट्स खरीद रहे थे तो वो ये पैसा रिकवर भी तो करना चाहेंगे। तो ये रिकवरी किससे करेंगे? या आम लोगों से करेंगे। ये एक बहुत बड़ा रीज़न था फ्रांस की सोसाइटी में करप्शन का उस समय। दूसरा, इन नोबल्स ने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सोसाइटी में ये खड़ी कर दी थी कि हर एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन में जो नोबल्स थे, जो हायर पोस्ट पे लोग थे, वो अपने हिसाब से उस एरिया के लॉज सेट करते थे और अपने हिसाब से टैक्स रेट भी डिसाइड करते थे। क्योंकि कोई रिटन सेट ऑफ लॉज नहीं थे, इसकी वजह से इतनी ज़्यादा समाज में कन्फ्यूजन और करप्शन थी, क्योंकि कुछ किलोमीटर की दूरी पे ही लॉज चेंज हो जाते थे, रेट ऑफ टैक्सेस चेंज हो जाते थे। जो चीज़ एक एरिया में लीगल थी वो कुछ किलोमीटर दूर इलीगल हो जाती थी। कुछ किलोमीटर दूर चलने पे टैक्स रेट चेंज हो जाता था और इसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा नोबल्स को ही होता था। क्योंकि कोई रिटन सेट ऑफ लॉज नहीं थे तो अपनी मर्जी से कभी भी कुछ भी लॉ बना दिया जाता था, अपने हिसाब से टैक्स कलेक्ट किया जाता था, चाहे वो रेट ऑफ टैक्स कितना ही ज़्यादा अनजस्ट क्यों ना हो, तब भी लोगों को वो टैक्स भरना पड़ता था। नोबल्स को नोबिलिटी की पोस्ट खरीदने का एक और बहुत बड़ा फ़ायदा होता था, क्योंकि ये पोस्ट हेरिडिटरी थी। मतलब एक बार पोस्ट खरीद लो तो अब ये आपकी फैमिली में ही रहेगी। आपके बाद आपके बेटे को ये पोस्ट मिल जाएगी, फिर उसके बाद बेटे के बेटे को, सो ऑन एंड सो फोर्थ। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने एक जज की पोस्ट खरीद ली, अब उनकी डेथ हो गई। उनकी डेथ के बाद इस पोस्ट पर उनके बेटे बैठ जाएंगे, चाहे वो ये पोस्ट डिज़र्व करते हैं या नहीं, चाहे वो इसके लायक हैं या नहीं। इसलिए इन पोस्ट्स को खरीदना एक अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जाता था। ये नोबल्स भी बहुत लग्जूरियस लाइफ जीते थे और इनको बहुत सारी चीज़ों में छूट मिलती थी और टैक्स से भी एग्जेम्प्ट थे ये। मतलब इनको टैक्सेस भी नहीं देने पड़ते थे। आपके पास पैसा आ रहा है, आपको उसके बाद बहुत सारी प्रिविलेजेस भी मिल रही हैं, टैक्स भी आपको नहीं देना, एकदम लग्जूरियस लाइफ। नोबिलिटी क्लास का एक बहुत बड़ा पार्ट होते थे फ्यूडल लॉर्ड्स। नाउ हु आर फ्यूडल लॉर्ड्स? ये फ्यूडल लॉर्ड्स वो लोग हैं जिनको मोनार्की यानी साम्राज्य से लैंड मिलता है इन एक्सचेंज फॉर मिलिट्री सर्विसेज। यानी किंग कहते हैं कि इतना लैंड आप ले लो और इस लैंड की जिम्मेदारी आपकी, बदले में आप आर्मी का हिस्सा हो, तो इस लैंड की रक्षा करने की जिम्मेदारी आपकी, और अगर साम्राज्य पे कभी हमला होता है तो आपको बुलाया जाएगा। ये फ्यूडल लॉर्ड्स इस ज़मीन को आगे दे देते थे टू फार्मर्स जो लैंड पे फार्मिंग करते थे, और फ्यूडल लॉर्ड्स को रेंट देते थे, और फार्मिंग से मोनार्की को टैक्स। और ये फार्मर्स अपनी मर्जी से लैंड छोड़ के नहीं जा सकते थे, उन्हें इसके लिए फ्यूडल लॉर्ड से परमिशन लेनी पड़ती थी। और ये सिस्टम भी हेरिडिटरी था। मतलब फ्यूडल लॉर्ड्स का बेटा फ्यूडल लॉर्ड बनेगा और फार्मर का बेटा फार्मर बनेगा। ये होता है फ्यूडल सिस्टम। तो नोबिलिटी का एक बहुत बड़ा पार्ट फ्यूडल लॉर्ड्स भी थे। ये ध्यान रखिए कि सारे फ्यूडल लॉर्ड्स नोबल्स होते हैं, पर सारे नोबल्स फ्यूडल लॉर्ड्स नहीं होते, क्योंकि वो और भी पोस्ट्स पे हैं। पर ये कह सकते हैं कि नोबिलिटी का बहुत बड़ा पार्ट ये फ्यूडल लॉर्ड्स थे। तो ये थी सेकंड स्टेट। इसके बाद आती है थर्ड स्टेट। इसमें कॉमन लोग आते हैं, यानी मर्चेंट्स, आर्टिस्ट्स, मनी लेंडर्स, वर्कर्स, फार्मर्स, लेबरर्स एक्सेट्रा। ये सब थर्ड स्टेट का हिस्सा थे। अब जो थर्ड स्टेट के लोग हैं, इनमें भी कुछ डिफरेंसेस थे। कुछ मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे, जिनको बर्ग्योजेस कहा जाता है। इनमें बिजनेसमैन, टीचर्स, मनी लेंडर्स ये सब आते हैं, जिनके पास कुछ वेल्थ इकट्ठा हो गया है।
पर नोबल्स जितना नहीं। नोबल्स तो हायर पोस्ट पे थे, पर उनके नीचे की जो पोस्ट पे जितने भी लोग थे ये सब मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे। अब आप एक बात समझो, इन मिडिल क्लास के लोगों के पास नोबल्स के जितना वेल्थ नहीं था, पर फिर भी साइजेबल वेल्थ था। और जैसे जैसे इस क्लास का वेल्थ बढ़ा वैसे वैसे ये लोग और एम्बिशियस होने लगे। तो ये भी अपनी जगह टॉप पोजीशन में चाहते थे, पर नोबल्स ये होने नहीं देते थे क्योंकि सारी पोस्ट्स हेरिडेटरी थी। तो अगर कोई मिडिल क्लास से कोई पोजीशन डिज़र्व भी करता था तब भी वो उस पोजीशन को हासिल नहीं कर सकता था। और नोबल्स मिडिल क्लास को हमेशा उनकी जगह दिखा देते थे अपनी पावर और इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके। अब मिडिल क्लास को एक बात समझ आ गई कि अगर उन्हें बदलाव चाहिए, अगर उन्हें ग्रोथ चाहिए, तो उन्हें इस हेरिडेटरी फ्यूडल सेटअप को ख़त्म करना होगा, तभी उनका कोई चांस है। दूसरा, इन मिडिल क्लास के लोगों के पास वेल्थ था, फिर भी इनके पास कोई पॉलिटिकल राइट्स या पॉलिटिकल कनेक्शंस नहीं थे, जबकि ये एजुकेटेड, हार्ड वर्किंग और वेल्दी लोग थे। तो ये भी चाहते थे कि भाई इनको भी कुछ राइट्स मिले, अपनी डिमांड्स मनवाने के लिए कुछ पॉलिटिकल कनेक्शंस होने चाहिए ताकि इनके भी मन की बात सोसाइटी में हो। और जो ट्रेडर्स थे, इनमें जो ट्रेडर्स की क्लास थी इन मिडिल क्लास में, वो ट्रेड और कमर्शियल एक्टिविटीज़ में जो बाधाएं आ रही थी उससे बहुत परेशान थे। जैसे अनजस्टिफाइड टैक्स कलेक्शन, नो रिटन लॉज और एब्सेंस ऑफ कॉमन लॉ का मतलब एक जगह कुछ लॉ है, दूसरी जगह कुछ और लॉ है, एक जगह कुछ टैक्स है, दूसरी जगह कुछ और टैक्स है। और अगर आप फ्रांस को देखो तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत बड़ा एरिया है कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में हज़ारों मील का डिस्टेंस है कि लॉज इसलिए अलग अलग होने चाहिए क्योंकि भाई हज़ारों मील का डिस्टेंस है, टैक्स इसलिए अलग होना चाहिए क्योंकि हज़ारों मील का डिस्टेंस है। बहुत आस पास के एरियाज़ में अगर आप चले गए, मतलब पॉइंट ए टू पॉइंट बी चले गए, लॉज चेंज हो जाते थे, टैक्स रेट चेंज हो जाता था। मतलब कुछ मील चलने पे ही आपका जो लॉ है वो चेंज हो जाता था, कुछ चीज़ इलीगल हो जाती थी या कुछ चीज़ लीगल हो जाती थी, टैक्स रेट चेंज हो जाता था। अब इस स्थिति में कोई आराम से बिजनेस किस तरह से कर सकता है? तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी मिडिल क्लास की रूलिंग क्लास से। ये तो एक पार्ट है थर्ड स्टेट का। जो दूसरा पार्ट है जिसमें बहुत आम इंसान आते हैं, जिसका पार्ट थे आर्टिस्ट्स, लेबरर्स, फार्मर्स, वर्कर्स। इनमें से आर्टिस्ट्स और लेबरर्स की हालात तो बहुत ख़राब थी। उनको बहुत ही कम पैसों पर लॉन्ग आवर्स काम करना पड़ता था, मतलब कम वेजेस पे ज़्यादा काम करना पड़ता था क्योंकि ये सिटीज़ में रहते थे और एजुकेटेड और इंटेलेक्चुअल मिडिल क्लास से इनका मिलना जुलना रहता था। इसकी वजह से ये भी काफ़ी पॉलिटिकली अवेयर हो रहे थे और एजुकेटेड हो रहे थे। और सबसे बुरी हालात जिनकी थी वो थे फार्मर्स, जो इस कॉमन क्लास का हिस्सा थे। फार्मर्स में भी कुछ इंडिपेंडेंट फार्मर्स थे और कुछ वो थे जिनके बारे में मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया, जो बिना लैंडलॉर्ड की इजाज़त के फार्म को नहीं छोड़ सकते थे। इन फार्मर्स को सेमी सर्फ कहते हैं। दोनों ही तरह के फार्मर्स की स्थिति बहुत दयनीय थी। इनको अपनी इनकम का 80% तक टैक्सेस के तौर पर देना पड़ता था। इसकी वजह से ये बहुत मुश्किलों से अपना गुजारा करते थे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात सोसाइटी के बारे में जो रेवोल्यूशन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट कारण है वो ये है कि जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोग थे, इनकी पॉपुलेशन 4% भी नहीं थी फ्रांस की टोटल पॉपुलेशन की तुलना में। उसके बावजूद फ्रांस की 1/5 प्रॉपर्टी इनके पास थी। सबसे ज़्यादा वेल्थ इनके पास था। ऊपर से इनको टैक्स भी माफ़ था और ये बहुत सारी प्रिविलेजेस भी इंजॉय कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर 96% ऑफ पॉपुलेशन, जिसमें मेजॉरिटी वो लोग हैं जिनके पास कोई वेल्थ नहीं है, जिनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये लोग टैक्स भरे जा रहे थे और जिस टैक्स का उन्हें कोई बेनिफिट भी नहीं मिल रहा था, उल्टा उनकी परेशानियां और बढ़ी जा रही थी।
करप्शन की वजह से, अनऑर्गेनाइज सिस्टम की वजह से उनकी परेशानियां दिन बर दिन बढ़ती जा रही थी। तो ऑब्वियसली जब वो लोग किंग को, क्लर्जी और नोबल्स को लग्जूरियस लाइफ जीते देखते थे तो वो खुश तो नहीं होते होंगे। ये एक मेजर कारण बना फ्रांस में रेवोल्यूशन का, पर ये इकलौता कारण नहीं था। तो क्यों आया फ्रांस में रेवोल्यूशन और कैसे आया, लेट्स डिस्कस। फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय यानी 1789 में फ्रांस के राजा थे किंग लुई 16। इससे पहले जो राजा थे किंग लुई 15, उनके समय से ही साम्राज्य की इकोनॉमिक कंडीशन खराब होनी शुरू हो गई थी। इसके पीछे बहुत सारे कारण थे। सबसे मेजर कारण था किंग का लग्जूरियस लाइफस्टाइल। वो साम्राज्य की फिक्र करे बगैर अपनी पर्सनल चीज़ों पे जम के खर्चा करते थे और फ्रांस की फाइनेंशियल पॉलिसी में राजा की इनकम और साम्राज्य की इनकम को अलग नहीं किया गया था। मतलब जो भी पैसा फ्रांस कमाएगा, जो भी वेल्थ फ्रांस के पास है, वो सब किंग का है और किंग इस पैसे को फ्रांस की ग्रोथ और डेवलपमेंट की जगह अपने लग्जूरियस लाइफस्टाइल पे उड़ाए जा रहे थे। ये कितना गलत है इसका अंदाज़ा आप इससे लगाइए कि फ्रांस की इनकम तो किंग की है, पर फ्रांस का कोई नुकसान होता है तो वो लोगों का है। कैसे? फ्रांस की इनकम तो किंग अपनी मर्जी से खर्च कर ही रहे थे। हाँ, पर कोई लॉस होता था तो वो नया टैक्स लगाकर जनता से वसूल किया जाता था। दूसरा बड़ा कारण था फ्रांस की खराब इकोनॉमिक कंडीशन का, फ्रांस का बहुत सारी वॉर्स में इन्वॉल्वमेंट। जैसे लुईस 15 के शासन के दौरान फ्रांस ने ऑस्ट्रियाज वॉर ऑफ सक्सेशन लड़ी और ब्रिटिश के खिलाफ 7 इयर्स वॉर लड़ी। इन वॉर्स से फ्रांस को हर साल $2 मिलियन का नुकसान हुआ। इन वॉर्स से हुए नुकसान की भरपाई के लिए बहुत हाई इंटरेस्ट पे लोन्स लिए गए। इन लोन्स का सिर्फ इंटरेस्ट भरने के लिए फ्रांस को अपने टोटल रेवेन्यू का आधे से ज़्यादा पैसा देना पड़ता था। मतलब जितना पैसा फ्रांस ने कमाया उसका सीधा आधा इन लोन्स के इंटरेस्ट की भरपाई में जा रहा था। मूल या प्रिंसिपल अमाउंट को तो भूल ही जाओ। ये किंग और साम्राज्य की बहुत बड़ी गलती थी कि आपके साम्राज्य के पास पैसे नहीं हैं और आप वॉर पे वॉर लड़े जा रहे हो। फ्रांस बहुत सी वॉर्स अवॉइड कर सकता था, पर किंग का डिसीजन था कि वॉर्स लड़नी है तो वॉर्स लड़ी गई, चाहे उस वॉर से फ्रांस को नुकसान ही क्यों ना हो, क्योंकि किंग को तो नुकसान से फर्क पड़ता नहीं। नुकसान की भरपाई तो जनता टैक्स देके कर ही देगी, इसलिए वो वॉर पे वॉर लड़े जा रहे थे। कुछ वॉर्स वो अवॉइड कर सकते थे, उन्होंने वो वॉर्स भी लड़ी। और तीसरा बड़ा कारण था फ्रांस का टैक्स सिस्टम, जो कि कोई ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम नहीं था। जैसे मैंने आपको बताया कि किसी एरिया में कुछ रेट ऑफ टैक्स था, किसी एरिया में कुछ और कॉन्ट्रैक्टर्स जिनका काम था टैक्स कलेक्ट करना, वो अपनी मर्जी से टैक्स कलेक्ट करते थे। कुछ रख लेते थे और बाकी स्टेट को दे देते थे। मतलब करप्शन भर के हो रही थी, और जहाँ करप्शन होती है वहाँ पे ट्रेड और बिजनेस कभी फ्लरिश नहीं करता। इसी की वजह से फ्रांस में ट्रेड और कॉमर्स फ्लरिश नहीं कर पा रहे थे। इसी की वजह से स्थिति बद से बदतर होती जा रही थी। किंग लुई 15 के बाद फ्रांस का थ्रोन संभाला किंग लुई 16 ने मई 10, 1774 को। अब आपने अगर पिछला एपिसोड देखा है तो आप अब आसानी से कनेक्शंस बनाने लगोगे। मैंने आपको बताया था कि फ्रांस ने अमेरिकन्स को ज्वाइन किया अगेंस्ट ब्रिटिश इन द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तब मैंने वो अमेरिकन पर्सपेक्टिव से समझाया था। अब इसी इवेंट को फ्रेंच पर्सपेक्टिव से समझते हैं। लुई 16 के दादा यानी लुई 15 ने ब्रिटिश के खिलाफ 7 इयर्स वॉर लड़ी, जिसमें उनकी बहुत बुरी हार हुई। बहुत से लोगों की जान तो उसमें गई ही, पर फ्रांस को उस वॉर की वजह से बहुत सारी टेरिटरीज से हाथ धोना पड़ा। और लोन्स के बारे में तो मैंने आपको भी बताया ही। इसी चीज का बदला लेना चाहता था लुई 16। तो जब अमेरिकन्स और ब्रिटिश लड़ रहे थे
तो उसने अमेरिकन्स की मदद करने की सोची ताकि ब्रिटिश अपनी टेरिटरी से हाथ धो बैठे और उन्हें मुंह की खानी पड़े। पर इस बदले की आग में उसने भी वही गलती कर दी जो उसके दादा और उनसे पहले के राजाओं ने करी थी। स्टेट के फाइनेंसेस पे ध्यान नहीं दिया। वो वॉर तो जीते पर उनकी जेब बिल्कुल खाली हो चुकी थी, मतलब स्टेट ट्रेजरी खाली हो चुकी थी। जितने भी फ्रांस के फाइनेंस मिनिस्टर्स रहे अंडर लुई 16, उन सब ने डेट की प्रॉब्लम से निपटने के लिए बहुत से सॉल्यूशंस दिए, पर आखिरी में एक मेन सॉल्यूशन पर आके बात अटक जाती थी, जिसकी वजह से उन्हें ऑपोजिशन सहना पड़ता था नोबिलिटी से। वो था टैक्स ऑल द पीपल ऑफ फ्रांस, नन शुड बी एक्सेम्प्ट फ्रॉम पेइंग टैक्सेस। और जब भी कोई फाइनेंस मिनिस्टर ये सुझाव देता था उसे चेंज कर दिया जाता था। जब 1786 में रॉयल ट्रेजरी बिल्कुल खाली हो गई और लोन देने वाले भी कोई नहीं बचा, तब किंग से काउंसिल ऑफ इन्फ्लुएंशियल पीपल की एक मीटिंग बुलाने की मांग की गई। इस काउंसिल यानी सभा में 145 मेंबर्स थे जिनको किंग ने खुद चुना था। इसमें प्रीस्ट्स, फ्यूडल लॉर्ड्स, मैजिस्ट्रेट्स ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट लोग थे। इनके सामने जब कोलोन, जो कि उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर थे, इन्होंने प्रपोजल रखा कि फ्रांस की हालात संभालने के लिए सारे सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को टैक्स करना चाहिए, तो इस काउंसिल ने फाइनेंस मिनिस्टर को हटाने की मांग की और 1787 में इनको हटाकर ब्रेनी को फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया गया। जब ब्रेनी ने भी सेम मांग काउंसिल के सामने रखी तो काउंसिल ने इस प्रस्ताव को भी रिजेक्ट कर दिया। तो किंग ने तंग आकर काउंसिल को ही डिसॉल्व कर दिया और प्रस्ताव को पार्लियामेंट भेज दिया ताकि इसे लॉ बना दिया जाए। देखो, आप इस पार्लियामेंट को वो पार्लियामेंट मत समझो जिसमें लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स बैठते हैं और इश्यूज पे डिस्कशंस किए जाते हैं। ये पार्लियामेंट एक तरह का इंस्टीट्यूशन था जहां किंग प्रस्ताव भेजते थे उसको लॉ बनाने के लिए। पार्लियामेंट इस लॉ को पास करने से 3 बार इनकार कर सकता था और अपने इश्यूज बता सकता था, पर उसके बाद अगर किंग ने प्रस्ताव भेजा तो वो लॉ बन के ही रहेगा। तो किंग ने प्रस्ताव भेजा कि सबको टैक्स करने वाला प्रपोजल को लॉ बना दिया जाए, पर पार्लियामेंट ने इसको पास करने से इनकार कर दिया और इन्होंने डिमांड किया कि स्टेट जनरल का सेशन बुलाया जाए। स्टेट जनरल क्या है वो भी आपको मैं बताता हूँ थोड़ी देर में। पर किंग इस डिमांड को खारिज कर देते हैं और पार्लियामेंट के मेंबर्स को अरेस्ट करने का ऑर्डर दे देते हैं। पर पब्लिक पार्लियामेंट की डिमांड से सहमत थी कि स्टेट जनरल का सेशन बुलाया जाना चाहिए, तो पब्लिक का पूरा सपोर्ट पार्लियामेंट के डिसीजन को मिला और सोल्जर्स ने पार्लियामेंट के मेंबर्स को अरेस्ट करने से इनकार कर दिया। तब किंग और उनके मिनिस्टर्स ने दबाव में आके इस डिमांड को मान लिया और स्टेट जनरल का सेशन बुलाने की डेट 7 मई 1789 को फिक्स की गई। अब मैं आपको बताता हूँ कि स्टेट जनरल है क्या। स्टेट जनरल फ्रांस की एक रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल थी जिसमें 3 स्टेट्स के मेंबर्स थे। फर्स्ट स्टेट क्लर्जी, सेकेंड नोबिलिटी या फ्यूडल लॉर्ड्स और थर्ड स्टेट प्रोलेटेरिएट, मतलब कॉमन लोगों की। पर स्टेट जनरल में फार्मर्स और लेबरर्स का रिप्रेजेंटेशन ना के बराबर था। थर्ड स्टेट से ज़्यादातर मिडिल क्लास ही थे स्टेट जनरल में। स्टेट जनरल में टोटल 1200 मेंबर्स होते थे जिसमें से 600 थर्ड स्टेट से आते हैं और जो फर्स्ट स्टेट प्रीस्ट की कैटेगरी थी उसमें टोटल 300 प्रीस्ट थे, पर उसमें से भी 200 बिल्कुल आम लोगों की तरह रहते थे लोकल एरियाज़ में और मिनिमम इनकम में ही अपना गुजारा करते थे। तो मान सकते हैं लगभग 100 जो प्रीस्ट थे वो लग्जूरियस लाइफ जीते थे, बाकी नॉर्मल प्रीस्ट ही थे। तो जो बाकी बचे हुए प्रीस्ट थे इनका झुकाव भी थर्ड स्टेट के लोगों की तरफ ही था। स्टेट जनरल के लिए मेंबर्स इलेक्शन से चुने जाते थे और इसका इलेक्शन 1788 में ही हुआ था। पर आप कहोगे जब सारे डिसीजंस
किंग और उसके मिनिस्टर्स ले रहे थे तो इस स्टेट जनरल का क्या रोल था। देखिए, जब भी किंग को किसी इशू पे जनता की एडवाइस और सहमति चाहिए होती थी तब किंग इस काउंसिल यानी सभा को बुला सकते थे। मतलब जब किंग चाहे सिर्फ तभी सेशन बुलाया जाता था। ये आजकल के रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल्स की तरह नहीं है जिसके सेशंस रेगुलरली होते हैं और समय समय पर जनता के इश्यूज डिस्कस होते हैं। अगर ऐसा होता तो शायद रेवोल्यूशन होता ही नहीं। उस समय ऐसा बहुत रेयरली ही होता था कि किंग जनता से एडवाइस लें किसी इश्यूज पे। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि इससे पहले स्टेट जनरल का सेशन 175 साल पहले हुआ था, पर अब क्योंकि प्रेशर किंग पे बहुत ज़्यादा था और फाइनेंशियली भी बैंकरप्ट हो चुके थे तो उन्हें स्टेट जनरल का सेशन बुलाना ही पड़ा। एक और इम्पॉर्टेंट बात स्टेट जनरल के बारे में, इसमें फैसला कैसे लिया जाता था ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है। देखो, मैंने आपको बताया कि थर्ड स्टेट के मेंबर्स सबसे ज़्यादा थे। 1200 में से 600 तो थर्ड स्टेट से ही थे, पर ज़्यादा मेंबर्स होने का उन्हें कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि कोई प्रस्ताव पास कराने के लिए हर एक मेंबर का वोट सीधा सीधा नहीं काउंट होता था। हर स्टेट का वोट सेपरेटली होता था और फिर मेजॉरिटी के बेस पे कलेक्टिवली स्टेट का वोट माना जाता था और वो प्रस्ताव पास होता था जिसमें 2 स्टेट्स उसके हक में वोट करें। जैसे फॉर एग्जांपल कोई प्रस्ताव के लिए वोट हो रहा है जिसमें फर्स्ट स्टेट जिसमें 300 लोग थे उसमें से 180 लोगों ने प्रस्ताव के हित में वोट किया और 120 ने प्रस्ताव के खिलाफ। तो फर्स्ट स्टेट का वोट हित में माना जाएगा। मतलब सबके वोट नहीं माने जाएंगे, मेजॉरिटी में क्या वोट आया, हित में वोट आया तो उनका फर्स्ट स्टेट का वोट हित में माना जाएगा। ऐसे ही सेकंड स्टेट जिसमें भी 300 लोग थे उसमें 270 ने हित में दिया और 30 ने खिलाफ, तो ये भी एक वोट प्रस्ताव के हित में माना जाएगा। और थर्ड स्टेट जिसमें 600 थे उसमें से 550 लोगों ने अगेंस्ट में वोट दिया तो इनका वोट अगेंस्ट जाएगा। पर 3 स्टेट्स में से 2 स्टेट्स ने हित में वोट किया है मेजॉरिटी के बेस पे तो प्रस्ताव पास हो जाएगा। जबकि अगर हम इंडिविजुअली मेंबर्स के हिसाब से देखें तो फर्स्ट स्टेट से 120 ने अगेंस्ट में वोट दिया, सेकंड स्टेट से 30 ने अगेंस्ट में वोट दिया और थर्ड स्टेट से 550 ने अगेंस्ट में वोट दिया। तो टोटल हुआ 700 अगेंस्ट 500। तो टोटल 700 लोग उस प्रस्ताव के हित में नहीं है और 500 लोग हित में हैं। पर डिसीजन उसका उल्टा हुआ, डिसीजन कलेक्टिवली लिया गया क्योंकि 2 स्टेट्स ने मेजॉरिटी के बेस उसके हित में वोट दिया है, इसलिए वो प्रस्ताव पास हो जाएगा। हालांकि अगर इंडिविजुअली देखा जाए तो प्रस्ताव को पास नहीं होना चाहिए था। तो ये स्टेट जनरल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। नाउ बैक टू द इवेंट। 7 मई 1789 को स्टेट जनरल का सेशन हुआ और लुईस 16 ने बहुत हर्षोल्लास से सेशन की शुरुआत की, पैट्रियोटिक स्पीच दी और सेशन की शुरुआत में ही थर्ड स्टेट ने मांग की कि तीनों स्टेट्स का वोट एक साथ होना चाहिए और सारे मेंबर्स की मेजॉरिटी के हिसाब से डिसीजन होना चाहिए। फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट ने इस डिमांड को अपोज किया, पर थर्ड स्टेट के लोग इस बात पर कायम रहे कि ऐसे ही वोटिंग होनी चाहिए। जब उनकी डिमांड जो कि जायज़ थी नहीं मानी गई तो थर्ड स्टेट ने अपने आप को नेशनल काउंसिल डिक्लेयर कर दिया 17 जून 1789 को और उन्होंने नेशनल काउंसिल को फ्रांस के लोगों की इकलौती रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल बताया। इसको रेवोल्यूशन का पहला स्टेप माना गया। 20 जून 1798 को जब नेशनल काउंसिल के मेंबर्स हॉल पहुंचते हैं डिस्कशन के लिए तो देखते हैं कि हॉल के दरवाजे बंद हैं और आर्मी गेट्स को गार्ड कर रही है। जब उन्होंने पूछा कि गेट्स क्यों बंद हैं तो उन्हें बताया गया कि 23 को होने वाले रॉयल सेशन की प्रिपरेशंस चल रही हैं, इसलिए हॉल को बंद किया गया है। पर अंदर ही अंदर सब समझ गए थे कि गेट्स को क्यों बंद किया गया है। इस इंसिडेंट ने नेशनल काउंसिल के मेंबर्स का गुस्सा और बढ़ा दिया। उन्होंने डिसाइड किया
कि वो नेशनल काउंसिल का सेशन पास वाले टेनिस कोर्ट में करेंगे। इस सेशन में इन सब ने मिलके डिसाइड किया कि हम नेशनल असेंबली के मेंबर्स तब तक एक साथ मिलते रहेंगे किसी भी एक जगह जब तक हम एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेते। इसके लिए उन्होंने ये ओथ ली। ये थी इनकी एग्जैक्ट ओथ। नेशनल काउंसिल विल not to separate and to resemble wherever necessary until the constitution of the kingdom is established। ये ओथ पूरे संसार में और हिस्ट्री में फेमस हुई टेनिस कोर्ट ओथ के नाम से, और ये एक बहुत मेजर इवेंट है हिस्ट्री का, क्योंकि इस ओथ ने फ्रांस में चल रही एब्सोल्यूट मोनार्की, जिसमें जो किंग चाहता था वही होता था, उसकी जड़ें हिला दी। किंग ये बात सुन के असमंजस में आ गए कि नेशनल काउंसिल के लोग इतने एग्रेसिवली डिसीजन ले रहे हैं, तो इससे निपटने के लिए उन्होंने 23 को सारे स्टेट्स का एक जॉइंट सेशन रखा और इस सेशन में इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म्स करने का वादा किया। इस सेशन में नेशनल असेंबली की बात को किंग ने नज़रअंदाज कर दिया और डिक्लेयर कर दिया कि नोबल्स की प्रिविलेजेस और प्रॉपर्टी राइट्स वैसे ही रहेंगे जैसे कि अभी तक चले आ रहे हैं, इनमें कोई बदलाव नहीं होगा। किंग की स्पीच के बाद वो और उनके सपोर्टर्स हॉल से निकल आए, पर थर्ड स्टेट के लोग नहीं आए। उन्होंने कहा कि हम जनता के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, सिर्फ जनता की ही बात सुनेंगे, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। अगर हमें निकालना है तो गन पॉइंट पे निकाल दो। जब किंग को ये बात बताई गई तो उन्होंने कहा कि उन्हें बैठे रहने दो। 2 दिन के बाद कुछ प्रीस्ट जो थर्ड स्टेट को सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि वो उनके बीच रहते थे और उनकी भी हालात थर्ड स्टेट के लोगों की तरह ही थी, और कुछ सिलेक्टेड नोबल्स जिनको समझ आ गया था कि ये जो हो रहा है वो गलत है, उन्होंने भी नेशनल काउंसिल के मेंबर्स को ज्वाइन कर लिया। आखिर में किंग को नेशनल असेंबली के आगे झुकना ही पड़ा और उन्होंने 27 को तीनों स्टेट्स का सेशन बुलाया प्रॉपर रिफॉर्म्स करने के लिए। मतलब जो नेशनल असेंबली डिसाइड करेगी वही होगा। इस पॉइंट से माना जाता है कि पावर किंग के हाथों से निकल गई और नेशनल असेंबली के हाथों में आ गई।